क्या आप भी मेरी तरह बीएमएस के स्टूडेंट हो एंड एआईपीजीटी के एस्पिरेंट भी हो? आपको एआईपीजीटी के लिए प्रिपेयर तो करना है, बट एट द सेम टाइम आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं एआईपीजीटी को लेके कि प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए, गोविंद पारिक कैसे पढ़नी है, संहिता को कैसे प्रिपेयर करना है, और साथ साथ में अगर आपको श्लोकास नहीं याद हो रहे हैं तो श्लोकास पे कैसे अपनी ग्रिप बनानी है। अगर आपको ये सारी कंफ्यूजन है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कृतिका पांडे, थर्ड ईयर बीएमएस स्टूडेंट एट बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी। सो आज मैं इंटरव्यू करने वाली हूँ ऐसे ही एक एआईपीजीटी टॉपर से जो हमें बताएंगे सारी स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू द एआईपीजीटी। और मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अंकित लाकरा की, जिन्होंने एआईपीजीटी 2021 में एआईआर 14 से क्यों की थी। सो आज हम सर से जानेंगे हर एक बात रिलेटेड टू द एआईपीजीटी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहना ताकि आप सारी की सारी इनसाइट्स जान सको अच्छे से। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। इंटरव्यू अपने चैनल पे, वेलकम टू द चैनल। पहले तो काफी बार सोचा कि आपके साथ एक इंटरव्यू हो, पहले हमने डिसाइड भी किया था पर हो नहीं पाया। सो पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आप हो कहाँ से, आपका नाम क्या है, आप बिलोंग कहाँ से करते हो, और बीएमएस आपने कहाँ से की एंड आपकी पीजी की एआईआर। माई सेल्फ डॉक्टर अंकित लाकड़ा। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, सोनीपत। मेरी जो यूजी है वो श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज रोहतक से हुई है। और मेरी एआईपीजीटी रैंक की बात की जाए वो 14 थी रैंक। पर मैं 2021 बैच से, मतलब मेरी इस बैच 2021 में मैंने अपनी पीजी का एग्जाम दिया था। मैं 2015 बैच से था, फ्रेशर। और मेरी रैंक वही 14 थी। उसके बाद सम चेंजेस इन द रैंक। हाँ। और अब मैं अभी के टाइम पे मैं अपनी पीजी कर रहा हूँ कुमार वित्त डिपार्टमेंट, आईएमएस बीएचयू। अच्छा, तो हाँ, कैसा है एनवायरमेंट वहाँ पे बीएचयू में? कितना हेक्टिक होता है आपके लिए अभी, और कैसा लग रहा है पीजी निकालने के बाद? लाइफ कितनी चेंज हुई है, आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे? पीजी और यूजी में सारी लाइफ मतलब बहुत चेंजेस हो जाते हैं। यूजी में आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, बस आपको पढ़ना होता है, वो भी खुद के लिए पढ़ना होता है। पर पीजी पीजी अगर बीएचयू के अंदर से आप कर रहे हैं स्पेशली, तो बहुत सारी ड्यूटीज हैं आपके साथ में, नाइट ड्यूटीज हैं, साथ में पेशेंट वर्क भी है, हम्म। साथ में थीसिस वर्क भी हो जाता है, और पढ़ना भी होता है आपको। और साथ साथ आपको मतलब एक प्रिपरेटरी मैनुअल आपको साथ में लेके चलना पड़ता है कि पीजी के बाद आपको क्या करना है। अगर आप पीजी के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, दोबारा आपको एक तैयारी साथ साथ 3 साल में करती हुई करते रहना पड़ता है साथ साथ। हम्म। और अगर आप पीजी के बाद पीएचडी में जाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको पढ़ना पड़ता है उसके लिए भी। और साथ साथ आपका जो एकेडमिक फील्ड है जैसे कुमार भित्ते हो, तो कुमार भित्ते तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है आपको साथ में। पीजी का मतलब है आप उसमें मास्टर कर रहे हैं उसमें, तो आपको सारा कुमार भित्ते आना चाहिए। पर हम्म। बीएचयू की एक स्पेशलाइजेशन और है, बीएचयू में एक खासियत और है। यहाँ पे आपको जब एमडी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है, उसके साथ साथ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये मॉडर्न वाले पेपर देने पड़ते हैं। एमबीबीएस वाले आपके एग्जाम लेते हैं वो। और वही इसको चेक करते हैं, वही इसको कंडक्ट करवाते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं और कॉलेज के कंपैरिजन में। जो आयुर्वेदा कॉलेज में पीजी करवाते हैं, हम्म। बीएचयू में लगभग 7 से 8 पेपर ज्यादा देने पड़ते हैं, एग्जाम ज्यादा देने पड़ते हैं आपको। ओ अच्छा, तो आपके ये तीनों साल में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं एग्जाम, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में? नहीं, ये नहीं नहीं, एग्जाम जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं, फर्स्ट ईयर में ही क्लासेस लगते हैं, इनसे इन सब चीजों की क्लासेस भी लगती हैं। ओह और अच्छा। सबसे बड़ी बात, बीएचयू में आपका मॉडर्न के साथ जो कोरिलेशन होता है या मॉडर्न का जो गैप होता है, आयुर्वेद वाले कवर नहीं कर पाते हैं, वो हम्म। मॉडर्न का गैप अच्छे से कवर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको जब मॉडर्न वाले पढ़ाएंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, उसके साथ साथ आप मॉडर्न वालों के साथ रहते हैं तो इतनी मॉडर्न सीख जाते हैं कि आयुर्वेद को कैसे कोरिलेट करना है मॉडर्न के साथ, ये हाँ, बहुत जरूरी होता है। हॉस्पिटल क्योंकि आपका आप कोएड हो जाता होगा पूरा बीएचयू में तो? और एक सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी बाहर जाते हैं, आयुर्वेदा टर्मिनोलॉजी को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। हम्म। किसी भी अच्छे पेपर में कोई पब्लिश करवाते हैं या तो उसमें आयुर्वेदा टर्म जो होती है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मॉडर्न टर्म के साथ। तो आप जब भी कर पाएंगे जब आप मॉडर्न को अच्छे से जानते होंगे। हम्म। आयुर्वेद अगर आप श्लोक श्लोक पढ़े हैं तो आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो श्लोक का मतलब नहीं बन जाता है कुछ भी। हम्म। श्लोक का मतलब जब भी है जब आप उसको समझा सकें, और सामने वाला कैसे समझना चाहता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब सामने वाले को संस्कृत आती ही नहीं है बिल्कुल, और हम्म। आप उसको संस्कृत में समझाना चाहते हैं तो नहीं। अगर आप सामने वाले, आपकी फाइट एमबीबीएस वालों से ही होती है हमेशा। आप एक ही फील्ड के हैं, दोनों को ट्रीटमेंट ही करना है, आप हमेशा उन्हीं के साथ लड़ते रहे हैं, तो हम्म। उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जा सकता है।
अब मॉडर्न को मॉडर्न कोरिलेशन के साथ ही समझाया जा सकता है। हाँ। अगर आप किसी एमबीबीएस के सामने एक मीटिंग है या कुछ भी चार लोग हैं, वहां पे आप अपना वात पित्त कफ करेंगे तो वो कोरिलेशन भी ठीक नहीं है और वो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा उनको। हम्म। तो इसलिए मॉडर्न बहुत जरूरी है आयुर्वेद के साथ साथ। वो तो है। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जनरली जो बच्चों के डाउट्स होते हैं जो यूजी कर रहे हैं अभी के टाइम पे, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कब आपने डिसाइड किया था कि आपको पीजी ही करनी है, मतलब कौन से ईयर में? डिसाइड तो पीजी की बात की जाए तो मैक्सिमम मैं सेकंड ईयर में जब स्टार्टिंग थी, जभी से मुझे ये था कि पीजी करनी है। क्योंकि जब हम अपने टीचर्स को देखते थे तो हम डिफरेंस देखते थे अपने अंदर और उनके अंदर। एक फर्स्ट ईयर में आप इतने मेच्योर नहीं हो पाते कि आप किसी चीज के बारे में सोचें, पर आप अपने टीचर्स को देख के उनकी मैच्योरिटी लेवल को चेक करके आपको लगता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है हमारे अंदर और इनके अंदर। वही डिफरेंस को मतलब आप कवर करने के लिए तो आपको पता चलता है कि इन्होंने पीजी किया है। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में इतना नॉलेज होना ये पीजी के साथ साथ ही आ सकता है। अब आपको बहुत सारे इंटरेस्ट होता है, आपको इस सब्जेक्ट में भी ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, तो आप सारे यूजी के दौरान सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। पर आप जब पीजी चाहते हैं कि आप पीजी कर लेंगे तो एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से आ जाएगा। तो हाँ। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर से मेरे को ये था कि पीजी करनी चाहिए। तो अच्छा। तो और ये पूछना था कि सीरियस प्रिपरेशन आपकी कब से स्टार्ट हुई, मतलब आपने कोचिंग वगैरह जो भी आपकी लेनी स्टार्ट करी वो कब से वो स्टार्ट हुई? ड्यूरिंग और इंटर्नशिप के बाद हमारे जैसे हरियाणा का जो पैटर्न है, हाँ। इंटर्नशिप के बाद और पीजी पेपर के बीच में 5-6 महीने का गैप मिलता है। क्योंकि वो हमारे अच्छा। वहाँ लगभग ये है कि जनवरी के अंदर इंटर्नशिप खत्म हो जाती है। हम्म। उसके बाद पेपर आपका जाता है सितंबर तक, तो वो टाइम मिलता है। तो उस ड्यूरेशन के अंदर मैंने स्टार्ट किया था मैक्सिमम अच्छा। सीरियस प्रिपरेशन जिसको कहते हैं, या बिल्कुल उस टाइम पे मैंने पढ़ा ही पढ़ा था। और हम्म। इंटर्नशिप के दौरान भी मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन रहता था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्लासेस अपनी रेगुलर लेता रहता था मैं उसके बीच में। हम्म। तो ये कई कई टाइम होता है ना कि मतलब हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, पर हम सीरियस नहीं हो पाते हैं। जैसे होता है ना कि थर्ड ईयर में ही बच्चे ने सोच लिया कि हाँ मैं करना चाहूंगा, पर उस टाइम एनवायरमेंट नहीं होता है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं बीएमएस में, मैंने ऐसे देखा है अपने क्लास में भी कि पीजी के लिए उतने सीरियस नहीं होते हैं। कुछ दो चार बच्चे होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। अभी उतना जो कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट चाहिए बीएमएस में वो नहीं आया है, अभी हर कॉलेज में तो नहीं है। एक्चुअली तो हम कैसे सीरियस हो, बीएमएस में मतलब? इतना कॉम्पिटेटिव एक्चुअली बीएमएस में इतना कॉम्पिटिटिव माहौल चाहिए ही नहीं। आप मॉडर्न साइड देखेंगे और आयुर्वेद साइड देखेंगे तो आयुर्वेद में जल्दी आसानी से सीट मिलती है। यहाँ पे सिर्फ 15-16 हजार बच्चे होते हैं 1000 सीट के। वहां पे हम्म। मॉडर्न साइड में देखेंगे लगभग आपके वहां पे 20,000 सीट होती हैं, और फाइट करने वाले वहां पे लगभग 7 से 8 लाख लोग होते हैं। वो तो है। ठीक है, तो रेशो बहुत ज्यादा है वहां पे मॉडर्न साइड में। पर हम्म। आपकी मोटिवेशन टुवर्ड खुद के अंदर से आनी चाहिए। आप बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं मिल सकती आपको। अगर हम्म। आप किसी के कहने से इन्फ्लुएंस में आके ये सोचते हैं कि मैं कोचिंग ले लेता हूँ या कोचिंग चालू कर देता हूँ, तो कोई फायदा नहीं है उस कोचिंग का। आप इन्फ्लुएंस में आके, जैसे आपका दोस्त ले रहा है तो आपने भी चालू कर दी, आप उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। आप कोचिंग आवर्स या कोचिंग में जो भी पढ़ाते हैं, आप मान लीजिए आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से कोचिंग करते हैं। अब थर्ड ईयर के बच्चे को सुश्रुत नहीं पता होती है कि सुश्रुत के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हम्म। मेरा मानना है कि सुश्रुत वाला पोर्शन छोड़ के थर्ड ईयर तक वो रस शास्त्र, अपना जो चरक का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इसको हम्म। कवर कर ले, माधव निदान को कवर कर ले, या जो छोटे सब्जेक्ट है उनको कवर कर ले। हम्म। फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट बचे हैं उनको छोड़ दे। और हाँ। जब थर्ड ईयर के अंदर कोई बच्चा है तो उसको जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हैं वो इतने टिप पे होने चाहिए कि बाद में जब वो सीरियस प्रिपरेशन करे तो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी पड़े बस। हम्म। कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही उसके आंसर ठीक हो जाए सारे के सारे। हम्म। मतलब एक बार इतना अच्छे से पढ़ लिया हो उसने कि बाद में सिर्फ क्वेश्चन करने से ही उसकी प्रैक्टिस ठीक हो जाए। हम्म। ये और अच्छी रैंक, और एक सबसे बड़ी बात, अच्छी रैंक जब भी आ सकती है जब आप शुरुआत से ही कुछ अच्छा करने की सोच से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसे आपके फ्रेंड ने कोचिंग ली हुई है, आपको लगता है इसका कोचिंग इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, नहीं। फ्रेंड सर्कल आपकी हेल्प कर सकता है पर सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। वो हम्म। सिर्फ आपको मोटिवेशन दे सकता है कि पढ़ लो, और आपको फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है कि वो खुद नहीं पढ़ता है तो आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। पर ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसके फ्रेंड का किसी का सिलेक्शन नहीं होता, उसका हो जाता है क्योंकि उसने खुद ने मेहनत की होती है। मुझे ये पूछना था कि संहिता में कितना टाइम दें हम, और कब से संहिता अपनी अच्छी करें, और श्लोकास कैसे पढ़े संहिता, क्योंकि संहिता से ही मैक्सिमम आपको पता है कि संहिता की ही ज्यादा संहिता से मैं ज्यादा बता देता वेटेज हूँ, है। संहिता से 85 क्वेश्चन आते हैं संहिता से। उसमें हम्म। से भी लगभग 40 के अराउंड, 36-37, अराउंड 40 क्वेश्चन चरक संहिता से आते हैं। हम्म। उसमें उसके बाद लगभग 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सुश्रुत संहिता से आते हैं। हम्म। 8 क्वेश्चन जो आते हैं आपके वाग्भट से आते हैं।
तो क्वेश्चन जो है आप देखिए, खुद देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको जब अष्टांग पढ़ाई जाती है, अष्टांग इज द बेस। अष्टांग जब पढ़ाई जाती है तो आपको साथ साथ वो पढ़नी है बस। आपको ये नहीं कि पीजी के लिए पढ़नी है, हाँ। आप उसको यूजी के लिए पढ़ लीजिए। यूजी के पढ़ने के बाद आप जैसे ही आपने यूजी में कोई चीज अच्छे से पढ़ी होती है, आपको बाय हार्ट नहीं है कोई चीज मान लीजिए, पर आप जब पीजी को बिल्कुल लाइन टू लाइन उस चीज को पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से याद होती चली जाती है वो चीज। तो फर्स्ट ईयर में आप अष्टांग अष्टांग हृदय, चलो फर्स्ट ईयर तक बच्चे को नहीं पता होता पीजी करनी होती है। सेकंड ईयर में चरक आती है। चरक तक आते आते एक फेथ डेवलप हो जाता है टुवर्ड द आयुर्वेदा, कि आपको आयुर्वेदा में ही कुछ करना है। अब जिसको फेथ ही डेवलप नहीं हुआ तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। अब आपको सेकंड ईयर में आते आते एक फेथ डेवलप हो गया कि आपको आयुर्वेदा में ही काम करना है, तो आप सेकंड ईयर से संहिता चालू कर दीजिए। अब ये है कि एक आप जैसे यूजी के लिए जो संहिता पढ़ते हैं वहां पे ये होता है कि क्वेश्चन मतलब जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन है वही पढ़ लेते हैं, सबको पता है। एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आना होता है, एक क्वेश्चन महाकशाय से आना होता है, एक निदान स्थान से क्वेश्चन है, सब ऐसा पढ़ते हैं। इसको छोड़ के अब समझते हुए इसको पढ़ते चलते हैं तो ठीक रहता है। पर आप मान लीजिए सेकंड ईयर में भी किसी का कोई मोटिवेशन नहीं था टुवर्ड्स पीजी, थर्ड ईयर तक आते आते आपको मोटिवेशन बना कि आपको पीजी करनी है, तो थर्ड ईयर का जो पोर्शन होता है, जैसे चरक चिकित्सा जो सबसे मेन पोर्शन होता है उसके अंदर से, चरक चिकित्सा के अंदर अगर पीजी की बात की जाए तो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं चिकित्सा से, कभी भी नया क्वेश्चन चिकित्सा से नहीं आता है। और वो भी अब जो एआईपीजीटी एग्जाम लेने लगा तो चरक चिकित्सा से क्वेश्चन दे रहा है ना, तो एआईपीजीटी में चरक चिकित्सा से क्वेश्चन ही नहीं आते थे। जब एआईपीजीटी से पहले पेपर होता था बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन चरक चिकित्सा से आते थे, और जो आते थे वो रिपीटेड। सबको पता है एक रक्त पित्त से क्वेश्चन रहता है वहां पे हमेशा, अब की बार भी देख लीजिएगा, रक्त पित्त से क्वेश्चन रहता है, एक ग्रहणी से क्वेश्चन रहता है, एक काशवास से क्वेश्चन रहता है। ये फिक्स है वहां का पैटर्न देखेंगे तो काशवास ग्रहणी रक्त पित्त इनसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा हाँ, पीजी के कुछ अंदर। कुछ बचा चैप्टर्स हुआ होते आपका, हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हर साल ही आ रहे हैं, एक्चुअली एग्जामिनर के एक्चुअली जो फेवरेट। क्वेश्चन बना, एग्जामिनर के फेवरेट, एग्जामिनर सेम रहेगा तो सेम ही चैप्टर से देगा ना। अब की बार उसने एक लाइन उठा ली, अगली बार दूसरी लाइन उठा ली। अब हाँ। छोड़ दीजिए एग्जामिनर के फेवरेट फेवरेट भी छोड़ दीजिए, संहिता से बाहर तो वो भी नहीं दे सकता है। मॉडर्न के अंदर नई नई रिसर्च होती है डेली, आयुर्वेद में तो वो भी नहीं होती है। आयुर्वेद में जो लिखा गया किताब के अंदर लिख दिया, बुक के अंदर संहिता के अंदर लिख दिया, वो आदि अनंत कभी चेंज नहीं हो सकता है। जो आज लिखा हुआ है कल भी वही रहेगा। तो ऐसे ही, और आपने श्लोक की बात पूछी थी कि श्लोक का क्या करना होता है, श्लोक का अन्वय बहुत जरूरी है। आपको एक श्लोक पढ़ लिया आपने, उसका रेफरेंस भी याद कर लिया, ठीक, आप उसको क्वेश्चन आया उस श्लोक से, क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उस श्लोक का। श्लोक आपको ना एक पॉजिटिविटी देते हैं, एक मतलब आपको पॉजिटिविटी के साथ एक रिसर्च का एरिया देते हैं कि ये श्लोक है। अब आप जैसे कहीं पे चार लोग में बैठे हुए हैं, जैसे 15 किसी श्लोक के अंदर 15 नाम याद करने हैं आपको, 15 नाम आपको कभी याद नहीं है, ठीक है। अब दो ही चीजें हैं उस श्लोक को याद करने की, चाहे तो उसका क्वेश्चन पता हो, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बना सकता है। जो 15 नाम है उनको छोड़ दीजिए, जो ऑप्शन में और दो नाम देगा ना वो एक्स्ट्रा, वो लिख दीजिए। जैसे परविचारणे, स्नेह की परविचारणे 24 होती हैं, उसके अंदर कवल गंडूश नहीं है तो काट दीजिए, गंडूश नहीं होता है उसके अंदर, गंडूश लिख के काट दीजिए कि नहीं पूछ सकते हैं। ऐसे षष्टि उपक्रम होते हैं वर्ण के, 60 उपक्रम, किसी को नाम याद नहीं होते हैं, तो उसके एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं दो चार। अब 60 के 60 नहीं पढ़ सकते आप, तो उसके अंदर से देख लीजिए कि ये नहीं होते हैं। अब 60 नाम के अंदर मेरे ख्याल से पूरी सुश्रुत संहिता कवर हो जाती है 60 नामों के अंदर से ही, सारे के सारे पूरे पूरे 60, ऐसे चरक ने 36 बताए हैं, ठीक। ऐसे ऐसे उनको काट दीजिए कि ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। अब 60 नाम तो मैं भी मानता हूँ कि मुश्किल है याद करने, और इतना बच्चा मतलब आइडियल आयुर्वेदा जो पढ़ता है उसको क्या पता हो भी जाए, पर जो आइडियल तरीके से आयुर्वेद नहीं पढ़ता है उसको 60 नाम तो कभी याद नहीं होंगे। पर ऐसा है, जैसे त्रिफला के बारे में बात की जाए, जो हमारा कॉमनेस्ट श्लोक है, आपको साथ साथ हमेशा एक बात और याद रखनी चाहिए कि आपको समझाना क्या है। अब आपके यूजी लेवल पे भी किसी ने त्रिफला का श्लोक पूछ लिया, आपको वो नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, आप सही से नहीं पढ़े, तो मतलब एक त्रिफला का श्लोक भी आपको नहीं आता है, स्वस्थ की परिभाषा नहीं आती है, स्वस्थ की परिभाषा छोड़ दीजिए, आपको आयुर्वेद की परिभाषा नहीं आती है, तो ये भी दिक्कत है। पीजी तो छोड़ जाइए, पीजी तो बहुत दूर की बात है, श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। श्लोक इज द रेफरेंस ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा को हाईलाइट करते हैं श्लोक, कि आयुर्वेदा के अंदर ये है, और आपका जो आपको भी हाईलाइट करते हैं। आप टर्मिनोलॉजी और है, जैसे शॉर्ट के पार्टीशन होते हैं ना श्लोक के, एक पार्ट सेकंड पार्ट, ऐसे पार्ट कर करके याद कीजिए। जैसे श्लोक में लिखा हुआ है, जैसे सुश्रुत ने तीसरे चौथे चैप्टर में 2 बार लिखा पदम पादम श्लोकम वा, श्लोक को कैसे पढ़ना चाहिए, पहले एक पार्ट फिर पूरा आधा, एक पार्ट दूसरा पार्ट, 2 पार्ट, फिर पूरे श्लोक को, ऐसे श्लोक को तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। और सारे श्लोक नहीं पढ़ने होते कभी भी, आपको ऊपर कई ऐसे श्लोक होते हैं जो अच्छे लग जाते हैं, उनको याद भी कर लेता है,
पीजी के लिए कुछ लोग इंपॉर्टेंट होते हैं जो बता दिए जाते हैं कोचिंग के टाइम पे ड्यूरिंग कोचिंग। तो ये था कि यूजी लेवल पे मॉडर्न और आयुर्वेदा में बैलेंस कैसे बनाना है, क्योंकि जब हम थर्ड ईयर में आ जाते हैं और फोर्थ ईयर में, क्योंकि मॉडर्न भी बहुत ज्यादा आ जाती है, पीडियाट्रिक्स आ जाती है, गायनिकोलॉजी, और तो आप कैसे बैलेंस करते थे अपने टाइम पे कि हम दोनों बैलेंस करके चले, आयुर्वेदा भी ठीक अच्छा आए हमको और मॉडर्न भी ठीक ठाक आए, मतलब बेसिक लेवल पे आए। अगर देखिए यूजी की बात की जाए तो आपके पास एक एनसीएसएम, अभी तो पहले सीसीआईएम होती थी, उससे हम्म। एक सिलेबस पार्ट होता है। और आज के टाइम पे बहुत सारी बुक है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। हम्म। पर आप देखिए जो हमारी बुक में आयुर्वेद लिखा हुआ है वो तो संहिता से ही लिया गया है सारा का सारा पोर्शन। हम्म। अब एक संहिता के अंदर वही काय चिकित्सा के अंदर वही चिकित्सा स्नान के सारे 30 चैप्टर हैं, हाँ। वही मॉडर्न के हैं। अगर आप उस आयुर्वेद को एक बार कभी मॉडर्न से कोरिलेशन करके पढ़ लेंगे ना कि ये हम्म। इसका कोरिलेशन ऐसे होता है, और साइंस सिम्टम विद कोरिलेशन आपने पढ़ लिए, हम्म। किसी चीज को रटना नहीं होता है कि हमने ऐसा पढ़ लिया ऐसा रट दिया। आपको जो पेशेंट मिले, जिस चीज को आपने देखा है, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो ऐसे जैसे आपने बुक के अंदर एक बीमारी लिखी हुई है कावासाकी डिजीज या कुछ भी पर्सनल डिजीज, ठीक है, तो आपको हमेशा वो मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं होता है। पर हम्म। कॉमन आपको फीवर नहीं याद है, वोमिटिंग नहीं आ रही है, ठीक है, हम्म। निमोनिया नहीं आ रहा है बच्चों के केस में, हम्म। यूआरटीआई नहीं पता, एलआरटीआई नहीं पता, ठीक है, गायनी के अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम होती है एपिजियोड में नहीं पता है, तो दिक्कत है आपको। हम्म। तो आप अगर यूजी से मेरे से पूछेंगे यूजी के टाइम पे कैसे बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए, जो टर्म आयुर्वेदा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मॉडर्न में लिखी नहीं है, वो आयुर्वेद से पढ़ लीजिए। और हम्म। जिसके बारे में आयुर्वेद में नहीं लिखा गया है, उसको मॉडर्न से कर लीजिए। और जो दोनों में लिखा गया है, आयुर्वेद मॉडर्न, उसका कोरिलेशन कर लीजिए, बस हम्म। इतना ही करना होता है। अब ऐसा है कि आयुर्वेद में लिखा सब कुछ ऐसे मानते हैं, जैसे चरक संहिता का एक श्लोक आता है, यन्ने हस्ति अन्य अन्यत्र यन्ने न हस्ति न तत् क्वचित्, जो यहाँ पे है वो सब जगह मिल जाएगा, जो चरक संहिता के अंदर नहीं लिखा वो कहीं नहीं मिलेगा। नहीं ये मिलेगा, हाँ। सिद्धिस्थान 12 का श्लोक है, हाँ ठीक जी। है। अब चरक के अंदर ऐसा लिख तो दिया, पर आप नहीं खोज पाए उस चीज को, तो इसमें चरक संहिता की गलती नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं उन्होंने एक लाइन में लिख दिया उस चीज को, अब युक्ति लगानी होती है, अब चरक लिखा सबसे बड़ी युक्ति होती है, आपकी युक्ति ही नहीं लगा पाए किसी चीज के बारे में, तो ये गलत है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ठीक है, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हमेशा ट्रीटमेंट चेंज होता रहता है। आज आपको एक एंटीबायोटिक लिखी हुई है, कल उसी एंटीबायोटिक को मना कर देंगे मॉडर्न वाले। आज तक मॉडर्न की बात की जाए, आज तक उस कोविड के ऊपर प्रोटोकॉल नहीं बना पाए, कोविड के अंदर क्या मेडिकेशन देनी चाहिए। उन्होंने पहले बहुत सारी मेडिकेशन दी, अब एक एक करके सबको सबसाइड कर रहे हैं कि इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। पर आयुर्वेद के अंदर एक श्लोक लिखा हुआ है, और आज से लेके आदि से अनंत तक वही चलेगा मेडिकेशन के टाइम पे। बस आपको अपनी अन्वय युक्ति लगानी है कि कैसे उसको यूज किया जाए। अब आप ऐसे बच्चों में जैसे गुड़ूची आदि कषाय देना है तो कड़वा होता है, आपको युक्ति लगानी है, उसको सिर्फ बेस में दे दीजिए। आपको गुड़ीची आज ज्वरघन है, वो कल भी ज्वरघन रहेगी। अब आप देखिए पैरासीटामोल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंसेस, पैरासीटामोल इज द सेफेस्ट इन पायरेटिक, ठीक है, इन पायरा, ठीक है। अगर पैरासीटामोल सबसे सेफेस्ट है, पर आप देख लीजिएगा आने वाले 10-15 साल में पैरासीटामोल ये खुद कहने लग जाएंगे कि टॉक्सिसिटी होती है। अभी से पहले आप देखेंगे पैरासीटामोल के ऊपर लीवर टॉक्सिसिटी दिखाने लगेंगे, पैरासीटामोल की लीवर टॉक्सिसिटी होती है। कि गोविंद पारिक हम कब से स्टार्ट करें और कितनी इम्पोर्टेंट है ये बुक हमारे लिए, और आपने कब गोविंद से पारिक पढ़नी सबसे स्टार्ट करी थी? इंपॉर्टेंट, देखिए मेरे अभी भी सामने गोविंद पारिक ही रखी हुई है। गोविंद पारिक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है अगर पीजी की बात की जाए। अभी देखिए थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, अभी गोविंद पारिक सर की बुक से क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा कम टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए। हाँ। गोविंद पारिक सर की बुक ये मान लीजिए आफ्टर थर्ड ईयर स्टार्ट, तीसरे साल के बाद आपको गोविंद पारिक सर की बुक चालू कर देनी चाहिए। गोविंद पारिक सर की बुक को 3 पार्ट में डिवाइड करवा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी मोटी बुक है। पहले पार्ट जो था उसके अंदर 580 पेज रखे जाए शुरुआत के, जिसके अंदर आपका कुछ कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत के 78 पेज पढ़ने चाहिए, नहीं, जितनी भी माइनर संहिताएं हैं जैसे भेल, हारित, रसशास्त्र, ठीक है, ये सारी की सारी एक बार तो गोविंद पारिक सर की बुक से पढ़ देने चाहिए। क्योंकि उन्होंने सारी पॉइंट का मतलब ये मान लीजिए पूरी जितना आयुर्वेद है उसका वाकई में एक सार भाग जिसको कहते हैं ना, पॉइंट्स वो बना के बना के रखे रखा हैं, हुआ है पूरे बुक के अंदर, पॉइंट बना के, ठीक हाँ। है, पॉइंट बना के रखा हुआ है। और सुनिए, आपको गोविंद पारिक पढ़नी नहीं चाहिए, इसको अपडेट खुद से कर देना चाहिए। जैसे गोविंद पारिक सर की बुक में एक चीज लिखी हुई है और आपको उसके बारे में ये पता लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसके साइड में लिख दीजिए पेंसिल के साथ कि ये ऐड करना है इस बुक के अंदर। वो आपके इतने अच्छे नोट्स बन जाएंगे जिसकी कोई मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू है उन नोट्स की। आपको जो चीज पता है उसके साथ एड ऑन करते चाहिए गोविंद पारिक सर की बुक के साथ। थर्ड ईयर से गोविंद पारिक की सर की बुक चालू कर देनी चाहिए। जैसे ही आपका फाइनल ईयर खत्म होता है,
फाइनल ईयर खत्म होते ही गोविंद पारिक सर की बुक से क्वेश्चन करने चालू कर देने चाहिए, क्योंकि आप संहिता पढ़ चुके होते हैं। जिसका पीजी के अंदर इंटरेस्ट होता है वो संहिता पढ़ती होता है। और गोविंद पारिक सर की एक बुक आती है सुश्रुत चंद्रिका, ठीक है, और चरक चक्कर चंद्रिका करके एक बुक आती है, उसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। हर एक पार्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जितने जैसे आपने चरक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तुरंत फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन कीजिए उसके अंदर से। अब क्वेश्चन करने से आप तो एक तो आपको आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, और आपने कितना याद कर लिया एक बार पढ़ के, तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। और गोविंद पारिक द पायनियर ऑफ द पीजी स्कॉलर्स, पीजी प्रिपरेशन के लिए। और मैं तो खुद कहता हूँ कि मैंने 14 से 15 बार गोविंद पारिक सर की बुक पढ़ी थी, जिसमें मेरे को 14 बार तो मैंने क्वेश्चन के टिक लगाए हुए हैं कि कितनी बार मैंने क्वेश्चन किए हैं, कितनी तारीख को चालू किया, डेट के साथ मेरे पास है। और आगे वाली बुक तो मेरा टाइम था कि सुबह 1.5 घंटा बुक गोविंद पारिक सर की पढ़नी ही पढ़नी है। सर इसके अलावा नोट्स मेकिंग क्या आपने मतलब चरक सुश्रुत की या फिर जो भी संहिता है नहीं, उनकी ऐसी कोई कोई नोट्स नोट्स वगैरह मेकिंग की बनाई? जरूरत नहीं। आपको रिटर्न में कुछ नहीं करना है। आपको एक संहिता उठानी है, जैसे चरक संहिता आपने ली, चरक संहिता के अंदर आया जैसे कुल आचार्यों की संख्या ऐसे 63 है, वहीं पे लिख दो काश्यप ने 15 बताई है। आपको एक नोट्स, मतलब आप चरक संहिता पढ़ रहे हैं, चरक संहिता के अंदर आपको पेन, आपकी बुक साफ नहीं दिखनी चाहिए। पीजी के प्रिपरेशन के दौरान आपकी बुक हर एक तरफ से तो बिल्कुल ऐसे हाईलाइट से काली पीली नीली सब उसके अकॉर्डिंग भी लेवल बना लीजिए हाईलाइट करने के भी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कम इंपोर्टेंट है। उसके बाद पेंसिल से, जैसे चरक ने किसी चीज के 2 भेद बताए वहीं पे लिखो, सुश्रुत ने 5 भेद बताए, किसी और के याद आ रहे हैं 6 भेद बताए, और कुछ वहीं पे लिख दीजिए इसको कि इन सुश्रुता इट्स कप। और उसके बाद जैसे जब सुश्रुत चालू की उसमें चरक का लिख दीजिए सेम टू सेम। इससे क्या होगा, जब आप चरक पढ़ेंगे आपको साथ साथ सुश्रुत होती रहेगी, जब सुश्रुत पढ़ेंगे साथ साथ चरक होती रहेगी। एक टाइम के साथ साथ आप दोनों संहिताएं रिवाइज होती रहेंगी। ये टाइम बचाने के लिए। अगर आप एक बार चरक पढ़ेंगे उसमें नहीं लिखा आपने सुश्रुत के बारे में तो सही नहीं है। और एक्चुअली में तो देखिए जो विद्योतनी टीका है उसके अंदर विमर्श में लिखा ही होता है, पर जिसका नहीं लिखा आप खुद से लिख दीजिए। और जो ऊपर जो बॉर्डर होता है आपका, जो हेडर होता है, वो भरा रहना चाहिए आपको। उस पेज के अंदर आपको पहले ही लिख दीजिए कि इंपोर्टेंट यही है इस पेज के अंदर। जैसे एक पेज है संहिता का, उसके ऊपर पहले ही लिख दीजिए कि इस पेज के अंदर यही ये पढ़ना होता है। अब जब आप फास्ट रिवीजन करते हैं लास्ट टाइम पे, तो आप पेज के ऊपर देख लीजिए, हाँ ये मेरे को आता है, ये आता है, ये आता है, इस पॉइंट से देखते चलिए। नहीं, ये काफी अच्छी टेक्निक थी आपने बताई, ये मैं भी जरूर फॉलो करूंगी। और लास्ट क्वेश्चन है ये कि इंटर्नशिप के साथ कैसे हम प्रिपेयर करें, और अगर एग्जॉस्ट हो रहे हैं इंटर्नशिप में फिर भी आपको कैसे प्रिपरेशन अपनी रखनी है साथ साथ में। और फाइनल ईयर में होता है काफी सारे लोग एकेडमिक्स की तरफ भागते हैं कि हमें मार्क्स लाने हैं, पास होना है, तो पीजी उस टाइम भी हम कैसे ऑन रखें अपनी प्रिपरेशन? देखिए पहले इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं। अगर आप इंटर्नशिप की बात करते हैं कि हमें इंटर्नशिप के साथ कैसा, अब देखना पड़ता है कि इंटर्नशिप का लेवल कैसा है, कितनी हेक्टिक है इंटर्नशिप। अब कई हाँ, लोग तो हर हेक्टिक कॉलेज बना में देते अलग हैं, अलग है क्योंकि ठीक है, कई लोग तो उसको हेक्टिक बना देते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सुबह जाके साइन करने होते हैं उनको इंटर्न के नाम पे, और कोई काम नहीं हो तो उसी को बहुत बड़ा बर्डन मानते हैं कि हमें साइन करने जाना पड़ता है। और कई लोगों की इंटर्न बहुत हेक्टिक होती भी है, जहाँ पे सुबह आपको 9 बजे बुला लिया जाता है और शाम 4 बजे तक पेशेंट देखने जाते हैं। पर उस टाइम पे भी आपको मैनेज करना पड़ता है वो टाइम। अब चाहे तो आप उस टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज ना कीजिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, पर आप उस टाइम पे एक बात कर सकते हैं कि 4 घंटे आपको कितना, क्योंकि आयुर्वेद कॉलेज में इतना बर्डन नहीं होता है कभी भी देखिएगा मॉर्निंग कंपेयर में। अगर आपको जैसे 4 बजे बुलाया गया, 4 घंटे बुलाया भी गया है, तो अपने साथ अब गोविंद पारिक सर की जो क्वेश्चन वाली बुक होती है, आपको लगता है कि हाँ आप एक टॉपिक को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं इतना कम टाइम में, पर आप एक क्वेश्चन तो कर सकते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन तो कर सकते हैं इतने टाइम में। क्वेश्चन के लिए तो बेस नहीं बनाना पड़ता है आपको कि आप इतना मतलब पूरा 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 संहिता आपको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना था, अब एक पेशेंट आ गया, अब नहीं, आप गोविंद पारिक सर की क्वेश्चन की बुक साथ में रखिए। अगर आप एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं पूरे दिन में, इंटर्न के टाइम पे आप 200 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 200 क्वेश्चन करने में मतलब मान लीजिए 1 घंटे में 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब सुबह से लेके शाम तक आपको 1 घंटा तो मिलेगा ही मिलेगा बीच में। ऐसा तो नहीं है कि इंटर्न के टाइम में 1 घंटा भी नहीं मिलेगा, तो आप उसके टाइम पे वो कीजिए। और साथ साथ मेरा मानना ये है कि इंटर्न बहुत जरूरी होती है, इंटर्न में साथ साथ आप काम कीजिए, क्योंकि पीजी एक मतलब हो, पीजी द लक, ठीक है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि पीजी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पर आप इंटर्न में अच्छे से काम करते हैं तो आप एक प्रैक्टिस करने लायक तो हो जाते हैं कि आप प्रैक्टिस से कुछ कर सकते हैं, ठीक। इसलिए क्योंकि देखिए पीजी प्रिपरेशन आप दोबारा भी कर सकते हैं, पर इंटर्नशिप एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर पाएंगे कभी भी। उसके बाद जो टाइम बचता है, पर ये है आप दोनों साथ साथ में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही हो पाएगा, दोनों साथ साथ में कर सकते हैं। आप दिन में 200 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन
अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका रह गया, गलती से आपको नहीं याद आ रहा है, वहां पे स्टार बनाइए, रूम पे आइए, जल्दी से रूम पे आते ही सबसे पहले गोविंद पारिक सर की बुक खोलिए कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, इसका ये रेफरेंस है, तुरंत बुक उठाइए। जैसे सुश्रुत का कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो तुरंत सुश्रुत की बुक उठाइए, सुश्रुत का वो क्वेश्चन वहीं पे लिख दीजिए, वहां पे साथ साथ कि 2013 में एक क्वेश्चन आया था बुक के अंदर और मेरा गलत हुआ है, तो उसके लिए उसको एक अलग पेन से हाईलाइट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब आपको ना बार बार ऐसा करेंगे कि ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, फिर जब समिता दोबारा पढ़ेंगे आपको याद आएगा ये तो क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन की डबल प्रैक्टिस हो गई आपके साथ साथ, और आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ ये मेरा गलत हुआ था बार बार। जो एक बार चीज गलत हो जाती है और आप उसको बुक से देख लेते हैं ना दोबारा, वो कभी गलत नहीं होती उसके बाद। अगर आपने एक बार एक क्वेश्चन गलत कर दिया समिता के अंदर से और आपने उसको बुक से ठीक कर लिया, एक बार पढ़ लिया बुक के अंदर से, फिर वो दोबारा गलत नहीं होता क्वेश्चन दोबारा। रहा फाइनल ईयर में ड्यूरिंग एग्जाम, तो पढ़ना ही होता है उसके अंदर। अब आप आयुर्वेद का पढ़े हैं, आयुर्वेद अच्छे से पढ़े हैं, तो आपके नंबर खुद ही ज्यादा आ जाएंगे। आप पीजी के लिए पढ़ते हैं तो आयुर्वेद पढ़ने वाली बात हो जाती है। आप ना उस टाइम पे वो पोर्शन छोड़ दीजिए, जैसे चरक संहिता उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, अष्टांग हृदय उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए। आपका जैसे शल्य का पेपर होता है, तो शालाक्य का पेपर होता है, शल्य शालाक्य के अंदर, शालाक्य के अंदर सारा का सारा उत्तर तंत्र होता है सुश्रुत का। आप उसको अच्छे से पढ़िए, आपका शल्य पेपर के अंदर भी काम आएगा, पीजी के अंदर भी काम आएगा वो, और नंबर अपने आप ज्यादा आएंगे। साथ साथ वो पोर्शन आप पढ़िए, बस आप कुछ टाइम के लिए वो पोर्शन छोड़ दीजिए। जैसे अब फर्स्ट ईयर के अंदर फिजियोलॉजी की जरूरत नहीं है, आप उसको अब जैसे फाइनल ईयर के अंदर फिजियोलॉजी की जरूरत नहीं है, आप उस पॉइंट को ये कह रहे हैं कि नहीं हमको फिजियोलॉजी ही पढ़ना है, फिजियोलॉजी ही पढ़ना है, तो गलत है ड्यूरिंग एग्जाम। पर ड्यूरिंग एग्जाम आप उत्तर तंत्र तो पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि उत्तर तंत्र आपके एग्जाम में भी आना है साथ साथ, पीजी के अंदर भी उसके अंदर से क्वेश्चन आने होते हैं। ऐसे ही शल्य जो है सुश्रुत के अंदर पढ़ सकते हैं आप सारा का सारा। तो दोनों का बेनिफिट है इसमें, एकेडमिक भी आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे और पीजी के लिए आपने तैयारी भी कर ली साथ साथ। ठीक है सर, बस इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। या फिर आप अगर कुछ और बोलना चाहते हैं या फिर बच्चों को गाइड करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। और मेरे तो इतने ही क्वेश्चन थे। मेन फोकस हमेशा आयुर्वेद पे रखिए। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए पीजी करना है या यूजी से निकलना है, ये करना है। अपनी सबकी ड्रीम ब्रांच होती है, आप अपने ड्रीम ब्रांच के ऊपर फोकस कीजिए। ड्रीम ब्रांच के साथ साथ एक कॉलेज भी होता है, क्योंकि आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए हर एक फील्ड में। आज के टाइम पे आप देखेंगे ना, मॉडर्न में सुपर स्पेशलाइजेशन तक हो गया है, सुपर डीएम के बाद भी, ठीक है। पर आयुर्वेद में सौभाग्य मानिए दुर्भाग्य मानिए, एक डीएमएस भी उसी लेवल पे रहता है, ठीक है, एक पीजी भी उसी लेवल पे रहता है। इसलिए आयुर्वेद की लाइफ की मॉडिफिकेशन के लिए, आयुर्वेद में मतलब मॉडिफिकेशन के लिए पीजी बहुत जरूरी है। जब अच्छे स्कॉलर्स निकलेंगे, अच्छे पीजी निकलेंगे, जब ये अच्छे टीचर निकलेंगे, जब अच्छे टीचर बनेंगे तो वही आयुर्वेदा को प्रमोट करेंगे। तो आपको हमेशा आयुर्वेदा को प्रमोट करना है, अपने आप को आयुर्वेदा के साथ प्रमोट करना है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम खुद को प्रमोट करना चाहते हैं, नहीं। आप ये सोचिए कि हम आयुर्वेदा को कैसे प्रमोट करें। अगर आप आयुर्वेदा को प्रमोट करते हैं तो आप खुद को भी साथ साथ प्रमोट कर लेंगे, क्योंकि आप आयुर्वेदा का साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर चैनल के साथ बने रहने के लिए और इतना ज्यादा अपना टाइम देने के लिए। एंड ये सेशन काफी ज्यादा अच्छा था, जो भी आपने क्वेश्चंस बताए और काफी सारे आपने अपने टाइम की चीजें बताई कि कैसे आप प्रिपेयर करते थे, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। और होपफुली मैं भी इनसे काफी कुछ सीख सकूं और जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो भी काफी कुछ इससे सीख सके।